अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं इकरा हारिस। आज हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब फरमाते हुए कहा है कि ईमानदारी से टैक्स वसूल किए जाने हैं तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। विफाकी वजीर ये भी फरमाते हैं कि हम 36,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि जनाबे वाला, अगर आपकी हुकूमत है, आप ही इख्तियार रखते हैं, तो क्यों नहीं आप 36,000 अरब टैक्स इकट्ठा कर पा रहे? क्यों कौम को आईएमएफ के चुंगल से आजाद नहीं करा पा रहे? जमहूरियत के 40 बरसों में से आधे से ज्यादा आपकी पार्टी हुक्मरान जमात रही, लेकिन टैक्स चोरी पर काबू क्यों नहीं पा सकी? यहाँ सवाल ये भी है कि क्या वजह है कि नून लीग हुकूमत में होने के बावजूद खुद को ताकतवर नहीं समझती? खुद को कमजोर और बेबस जाहिर कर कर अवाम को जिम्मेदार शहरी होने का लेक्चर देने वाली ये हुकूमत खुद पर तनकीद का इस कदर बुरा मना चुकी है कि अब इसने तनकीद करने वालों को ही नाटका बंद करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सहाफ़ी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लगामें कसने के लिए विफाक में पीका एक्ट फिर से नाफिज करने की तैयारी की जा रही है और पंजाब में अलग से हत्या के इज्जत का कानून पास कराया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनकीद की आवाज का गला घोटना है। लेकिन ये बात हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि वो आज तो हुकूमत में है, लेकिन कल को यही एक्ट, यही बिल उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। सूरत हाल क्या है और इस पर क्या मौक़िफ़ हुकूमत रखती है, ये जानने के लिए मेरे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ुल्फ़िकार बदर, अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बैरिस्टर अकील भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो अब मेरे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ुल्फ़िकार बदर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले बदर साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, सियासी माहौल तल्ख से तल्ख होता जा रहा है, इस तल्खी को खत्म करने की बात तो की जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी या सदारती ऑफिस से इस हवाले से कोई किरदार अदा होने की बातचीत हो रही है, सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सियासी तल्खियों को और जो पोलराइजेशन है इसको कम करने पे, ख़त्म करने पे यकीन करती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी लीडरान के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम्म। ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक के इंडिविजुअली या पार्टी के ओवरऑल तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी तमाम बातों को आप एड्रेस कर दें, इश्यूज़ को एड्रेस कर दें। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, दे आर विलिंग टू सिट डाउन और बैठ के बातचीत करना चाहती है। और लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो तमाम फ्री कैन हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी चाहिए कि अपने अंदर लचक पैदा करें और बैठ के बातचीत करें। बिकॉज बातचीत के ज़रिए बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। अगर हम आपस में हम्म। बैठ के बातचीत ही ना करें, हम पहले कंडीशंस लगा दें कि जी पहले ये होगा तो हम ये करेंगे और ये नहीं होगा तो हम फिर नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह तो मामलात किसी तरफ भी जाके नहीं लगेंगे। और पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो है मुफाहमत की सियासत की है, उसमें पॉलिटिकल डैमेज भी हुआ है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, उसकी लीडरशिप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये समझते हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के स्लॉट से स्टेप डाउन किया इलेक्शंस के बाद और उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को सपोर्ट किया जस्ट फॉर द सेक हम्म। ऑफ के पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चले और बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम चले। क्योंकि अगर हम इसी तरह केओस और अनसर्टेनिटी को ही चलाई रखेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो डोनर एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं, फोरम्स हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस अनसर्टेनिटी और कयास की सूरत में, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सूरत में, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की सूरत में वो फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है बिल्कुल ठीक है। कि आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मुल्क के अंदर थोड़ा पोलराइजेशन को कम करें और चीज़ों को आगे लेके चलें, ताकि बिल्कुल, एक जरूरत भी इसी एक अमर की है। सियासी बिल्कुल जो सही। हालात हैं, टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा डाउन हो और चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ लेके टोन जा डाउन सकें। करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अहमद अवैस साहब, सर सबसे पहले तो मैं ये रऊफ हसन साहब के बारे में पूछना चाहूंगी, उनकी तबीयत अब कैसी है? कुछ पता चल पाया किसने उन पर हमला किया, क्यों उनके ऊपर हमला किया गया? नहीं, अभी मैं क्योंकि लाहौर में हूँ को मुझे इतनी डिटेल मालूम नहीं हुई, लेकिन ये इतना पता है कि वैसे ही वो अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं, कोई वो इतना ज़्यादा हम्म। उन पे ज़ख्म नहीं आया। उनके हम्म।
गाल पे, उनकी चीख के ऊपर एक ज़ख़म आया है, लेकिन कोई जी ऐसी ख़तरनाक नहीं है, अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज 1 साल से लटके हुए जो केस था बानिया पीटीआई का, उसमें उनकी खलासी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने टेरियान वाइट केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। आपको लगता है कि ये मामला अब यहाँ पर ही खत्म हो गया है या फिर से 1-2 साल में दोबारा केस खुल जाएगा? मेरे ख्याल में अब कोई स्कोप बाकी रह नहीं गया, और हम्म ये बाज़ ऐसी पर्सनल मैटर होते हैं जिनको एक ऐसे एजिटेशन, इसको एजिटेट करना उसको, और उसको पब्लिकली उसको प्ले अप करना, और कि वो करेक्टर असैसिनेशन की सूरत अख्तियार करवाना, ये मुनासिब नहीं होता। और ये इज्तनाब करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और किसी भी सूरत में लीडरशिप कोई भी हो। ये बातें जो जाती, इस किस्म के हमले जो हैं, ये बड़ी नाजेबा बातें लगती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ तो किसी के ईमान के ऊपर ये होता है। आई डोंट थिंक कि ये पॉलिटिशियन आपस में ये कर रहे हैं। यहाँ तो कोई पीछे है जो उनकी वो स्ट्रिंग पुल करते हैं, तो वो आगे से चल पड़ते हैं, बातें शुरू कर देते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल ठीक है। कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और द लिम ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को बनाते भी हैं और गवर्नमेंट को तोड़ते भी हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है ये, और वो अपने आप वो आइन की वायलेशन भी कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बिल्कुल है। ठीक। और फिर उसके बाद बिल्कुल सही। आपने देखा होगा कि डीजी ISPR जब बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आइन शिकनी करेगा उसको बड़ी सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो कोई सोचे उनसे और पूछे उनसे कि आइन शिकनी कौन कर रहा है। सिर्फ अपने ओथ को पढ़ लें अगर वो, तो उनको मालूम हो जाएगा कि आइन शिकनी क्या होती है और कौन कर रहा है। तो ये हमें इस डाइकोटमी से बाहर निकलना होगा। ये डबल स्टैंडर्ड जो बना लिए हैं, इससे हमें हर सूरत इज्तनाब भी करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को एज डॉक्यूमेंट, सेक्रेट डॉक्यूमेंट समझना होगा कि ये ज़ाब्ता है जो हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें कोई रद्द-व-बदल भी किया नहीं जा सकता, और कोई अपने मर्जी के मुताबिक उसको ढाला भी नहीं जा सकता विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जुल्फिकार बदर साहब, ये सर कुछ सबसे रोज बड़ी पहले मेरे तो पीपल्स नज़दीक की पार्टी, बात। ठीक है अहमद साहब मेरे साथ ही रहिएगा। जुल्फिकार साहब, कुछ रोज पहले पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से बड़ी खबरें गर्म थी और लग भी रहा था कि जल्दी हुकूमत पे वापसी हो जाएगी, लेकिन फिर इस पे खामोशी हो गई। क्या वजह है कि कुछ ECC या पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब फैसला नहीं कर पा रहे कि इधर वापसी करनी है या नहीं करनी है? इस पे एक ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन ही फैसला कर चुके थे कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जब एक चीज़ का फैसला कर चुके हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मीडिया पे कौन इस किस्म की खबरें जो है वो लेके आता है और इसको फैलाता है। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पे इस किस्म की कोई डिस्कशन भी आई हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के साथ उसकी काबीना का हिस्सा बनेगी। ये तो अभी तक कहीं पे कोई ऐसी बात आई नहीं। ठीक है अहमद अवैस साहब, सर आजकल जजेस पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है, साथ ही लफ्जी गोलाबारी जिसे हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, साथ में जजेस के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने की बात की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जरदारी साहब ये मामला हल करें, तो आप समझती हैं कि खुद कोर्ट का ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होना चाहिए या फिर इस सूरत हाल के लिए खुद अदलिया को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल में ये मसला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि वो 6 जजेस का जो ख़त था ना, वो एक ऐसी स्टेज पे जाके ख़त लिखा कि जब वो पहले बर्दाश्त करते रहे, और जब मामलात बर्दाश्त से बहुत आगे निकल गए, और उस दौरान में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बात की, ख़त भी लिखा, फिर सीनियर जज थे आज के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी बात की, और चीफ जस्टिस जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के थे बंदयाल साहब, उनसे भी उन्होंने सारी बात की। लेकिन जब वो मामला कहीं पर भी ना ख़त्म हो सका, तो फिर उन्होंने तंग आकर ये ख़त लिखा और ओपन लेटर लिखा, और अब वो बेंच बन गए। आपने देखा कि बेंच में अब बाई एंड लार्ज ये एक ऐसी सूरत हाल है कि उसके बाद एजेंसीज ने दोबारा उनके ऊपर दबाव डालने के लिए आपने देखा कि वो लेटर भेजे गए जिसके अंदर वो एक ख़ास किस्म का पाउडर था तंग करने के लिए, उनको हरासा करने के लिए,
तो अब मेरे ख्याल में वो स्टेज आ गई है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन को, जो जुडिशल इंस्टीट्यूशन को अपने आप को रीएमर्ज करना होगा, और रीएमर्ज करने के लिए उनको इस पॉइंट के ऊपर करना होगा कि अगर वो अपने आप को रीएमर्ज नहीं करते तो यहाँ पर हुकूमत जो है फिर नेकेड डेस्पोटिज्म होगा, एजेंसियों की हुकूमत होगी और टाउट फिरते नजर आएंगे आपको, वकालत का प्रोफेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। ये मैटर जो है कोर्ट के अंदर ही होगा। जैसे आपने वाडा साहब को सुना है, अब आप सुनिए, आप सोचें कि फैसल वाडा को किसने ये इख्तियार दिया था कि तुम जज से कहो कि जी मैंने तुम्हें ख़त लिखा है, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। कभी ऐसा भी हुआ है आजकल, आज तक? तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हालत जो डेवलप हो गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एंड अप होगी किसी एक दो या कुछ लोगों को मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा देनी पड़ेगी, ताकि आइंदा से लोगों के मुंह बंद हो और वो अदलिया का वो एक बुनियादी एहतराम जो होना चाहिए वो एहतराम लेकर आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर आप एग्री करेंगे इस बात से कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए, और स्पेशली वाडा साहब जिस तरह खुलकर अब जजेस के खिलाफ बोल भी रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं, उस सिलसिले को भी बंद होना चाहिए, या फिर वाकई जरदारी साहब का इरादा है, बिकॉज मुफाहमत के वो बादशाह हैं, तो कुछ ना कुछ करेंगे इस मामले में? देखिए, ये तो जजेस को खुद चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, कितनी कमज़ोरी होगी हाई कोर्ट के जजेस की कि उनको ख़त लिखना पड़ गया अपने सुपीरियर जजेस को, वरना हाई कोर्ट का तो एक जज नहीं संभाला जाता। इतनी ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको इतना एम्पावर करता है कि अगर उसको कोई ख़ुद से मसाइल दरपेश हों और वो सोचे कितना मजबूर और लाचार होगा इस चीज़ को करने पे कि 6 जजेस ने मिलके ख़त लिख दिया। तो इस पे तो मैं यही समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन बहुत कमज़ोर हो गया है, जजेस बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और ऐसे जजेस आ गए कि उनको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे इनको स्टैंड लेना पड़ेगा और बातचीत के ज़रिए मामलात को, तमाम जुडिशरी को आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालना पड़ेगा। अगर ये समझते हैं 2-4 लोगों को सज़ा दे देंगे तो ये यहाँ पे तो सज़ा देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इस तरह मसला ख़त्म नहीं होगा। इस मसले को ख़त्म करना है ताकि ये जो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, हम हमारे मुल्क को ये सूट नहीं करती। ये इंडिविजुअल्स की तो लड़ाई हो सकती है, पर इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई हमारे मुल्क को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। हमें आपस में बैठ के इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं उनको बैठ के मामले को करना है, ताकि यहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूशन अपनी गिवन जुरिस्डिक्शन और अपनी गिवन लिमिटेशन के अंदर रह के, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है उसमें रह के अपना रोल प्ले करें, परफॉर्म करें और डिलीवर करें। उसके अलावा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, तो वैसे नवाज शरीफ ने पिछले दिनों एक तकरीर की और इसका बड़ा तस्करा रहा, वो जजेस के एहतसाब की बात करते रहे, स्पेशली वो जिन्होंने हुकूमत से निकाला। और आप ये भी जानते हैं कि उन जजेस की भी बात हो रही है जिन्होंने बानी पीटीआई को मदद भी फराहम की हुकूमत में लाने में। तो आप समझते हैं कि 2017 तक का तो वह एहतसाब चाहते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं चाहते। ये मज़ामती बयानात जो पीटीआई के हैं, यही आपकी जमात को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अपैरेंटली देखिए ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बन गई ना, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, नून लीग की हुकूमत बन गई। इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे ना, इसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे कि जो आपने एक धांधली से झूठे वोट उठा के उनको बिठा दिया, उसको भी आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। पीछे एक फौजी जो है वो बंदूक लेके खड़ा है कि भाई इसको हिलाना नहीं है, तो इसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, ये तो डेस्पोटिज्म है। तो और फिर आप ये तो नहीं कह रहे कि आपकी सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं। गंडापुर साहब तो ऐसे बयानात देते हैं, वो तो लगता ही नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट है जिसका एग्जांपल आप दे रहे हैं। जो फिर जब निज़ाम ख़राब होता है ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाएंगे तो फिर सब जगह यही कुछ होगा, और वो बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल में हम एंटर हो रहे हैं। डेंजरस सिचुएशन है, जो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जब 3 ट्रायल हुए, जेल ट्रायल, तो रात के 12 बजे 1 बजे तक जज बैठा वो ट्रायल कर रहा होता था, और उससे कहता था कि जी मेरी मजबूरी है कि मैंने यहाँ से उठना नहीं है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर वो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जज था, तो अगर वो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जो सिर्फ देने का मजाज जो था, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको ये इंस्ट्रक्शन दे सकता था एज ए स्पेशल केस।
उसने तो नहीं दी थी, तो फिर किसने दी थी? ये अहमद आंसर है अवैस आपकी साहब, सारी बात आप का। मुझे सर, बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो मज़ाहमती बयानिया है आपकी जमात का, जिसमें आप इदारों को कहते हैं कि वो इन्वॉल्व है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो कि वो इनकार करते हैं कि हम नहीं है, आपको लगता है ये अवाम में अब भी मकबूल रहेगा, या फिर आपको अवाम की वो अटेंशन मिल सकेगी, या ये बयान तहरीक इंसाफ को, ये बयानिया जो है वो फायदा दे सकेगा, मर्जी के नताइज हासिल कर पाएगी आपकी जमात? देखिए, ये बयान जो है गलत नहीं है। इस अगर बयानिया गलत होता पीटीआई का, तो 9 मई के वाक़या के ऊपर जो बार बार डीजी आईएसपीआर भी और यह सारी पीडीएम की हुकूमत भी जितना इसके ऊपर वो शोर डाल रहे थे और कह रहे थे कि पूरी कौम जो है वो 9 मई के वाक़े को उसने कंडेम किया उन्होंने, और फना की है, तो फिर जिस तरह उन्होंने आगे चल के एक ऐसी जमात को जिसकी न जमात रही ना उसका इलेक्शन सिंबल रहा, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, बाकी सारी कौम ने निकल के दी हैं। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि जो सलूक रवा रखा जा रहा है पीटीआई के साथ और उसकी लीडरशिप के साथ और इमरान खान के साथ, वो सब झूठ और गलत है। ठीक है अहमद अवैस साहब, सर आपका मौके यही आ गया बुनियाद है। जुल्फ़िकार भट्ट साहब, सर बिल्कुल सही, सर आप एग्री करेंगे कि ये जो मज़ामती बयानिया है ये कब तक फायदा देगा पीटीआई? देखिए, इनको पीटीआई वालों को ये लग रहा है, अहमद अवैस साहब मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनका आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, बट पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, जो ये समझते हैं कि इस तरह के मुज़ामती बयान दे के वो अपनी जो एक प्रेजेंस है उसको रखेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको वी नीड टू हैव पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पीटीआई के अंदर भी जो लोग पॉलिटिकली मैच्योर हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि वो बैठ के जो इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ाई है या कोई मामलात हैं उस ये पोलराइजेशन को कम करें, ना कि इस मुल्क के अंदर दंगा फसाद जो है उसको ज़्यादा आगे बढ़ावा दें। ये 9 मई का वाक़या कोई अच्छा वाक़या नहीं था, इस पे अगर तमाम लोगों ने मज़ामत की है और इसके बीच में भी बहुत लोग मज़ामत करते हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन बानी पीटीआई आज तक कभी उन्होंने ये नहीं कहा, और उसकी वजह से जी उन्होंने कभी मज़ामत नहीं की, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जिन लोगों ने वहाँ पे किया। आज भी देखें कि लोग इस बात पे इतरते हैं, लेकिन इस सारी बात के अंदर असल बात यह है कि पीटीआई के अंदर पॉलिटिकली जो अच्छे लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, जो पॉलिटिकल मामलात को बातचीत के ज़रिए, उनको चाहिए कि आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालें। अगर इस किस्म की मुज़ामती सियासत करते रहेंगे, ये इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुज़ामती सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। उन्होंने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़े हैं, मेरे वालिद ने लड़े हैं, बहुत सारे और कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन मुज़ामती सियासत का मतलब देखें, बिल्कुल ठीक है, वो जो सियासत थी वो एक इंडिविजुअल डिक्टेटर के खिलाफ होती थी, कभी इदारे के खिलाफ नहीं होती थी। यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार बदर साहब, अहमद अवैस साहब, इंडीड ऊपर इल्जाम तराशी करना, और जब इदारे खुद सामने आकर ये बात कर रहे हैं कि वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ना थे और ना इंटेंशन रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही है। लेकिन अब ये आवाम को फैसला करना है कि वो किस बयानिए के साथ खड़ी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। और मेरे साथ अब मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सर, नाहली के बाद जीटी रोड के सफर पे हमें याद है कि मियां साहब ने कहा था कि उनको हटाने में फलाई मखलूक का हाथ है, लेकिन हफ्ते को वो तकरीर में ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा कोई पुरानी बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि जजेस पर हमले किए। तो आपको क्या लगता है, ये चेंज ऑफ वर्जन है या इसके पीछे कोई और हिकमत है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर में उन्होंने अपने उस बयान को रीइटरेट किया है, और वाज़े तौर पे जो लोग उस टाइम जिन्होंने कानून से मुनहरफ होके, आइन से मुनहरफ होके जिस तरह के फ़ैसले दिए थे, जिस तरह पनामा की तमाम तर कहानी घड़ी थी और फिर फ़ैसला इकामा पे आया था और बेटे से ना तनख्वाह लेने पे डिस्क्वालीफाई किया था और पार्टी की सदारत से भी हटाया गया था, तो वो तमाम तर उन लोगों का जिक्र किया था। जजेस को कोई टारगेट नहीं किया गया था, सिर्फ बताया गया था कि ये वाज़े तौर पे, और आपने देखा कि उसके बाद कई सीनियर जर्नलिस्ट भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लंदन प्लान, जो ओरिजिनल लंदन प्लान 2014 का था,
वो वाक़तन एक हकीकत है और उस हकीकत को देखते हुए उस टाइम के एक जज साहब आसिफ सईद खोसा साहब उन्होंने ख़ुद केस बना के दिया था और ख़ुद उसकी पैरवी भी करते रहे, तो उसकी ऊपर मॉनिटरिंग जज जो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन को भी लगाया गया था। तो माज़रत के साथ तो ये वो तमाम कैरेक्टर्स थे। और फिर साकिब निसार साहब की बात कर लें तो ये वो तमाम लोग हैं जो बेनकाब हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में, और उन्होंने बजा ज़िक्र किया इस बात का और आवाम के सामने जो तमाम हक़ाइक़ थे 2013 से लेके अब तक के, तो उन्होंने रखे। आपको लगता है कि इन हक़ाइक़ के बनिस्बत अब अगर मियाँ साहब की हुकूमत बड़ी स्टेबल थी और उन्हें हटा दिया गया, तो ये जो 2 तिहाई अक्सरियत वाली हुकूमत अगर 5 साल पूरे नहीं कर सकती, तो ये जो सेमी अरेंज्ड हुकूमत है, ये कैसे अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, उस टाइम एक शख्स को जो है लाने के लिए जो लंदन प्लान था, ओरिजिनल लंदन प्लान 2014 का, और जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया कि मैं 2013 में जब हुकूमत आई और मैं वज़ीर आज़म था, तो मैं ख़ुद चल के गया बनी गाला इमरान खान साहब के पास, और मैंने वहाँ पे उनको कहा कि अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई बात हैं, जो मामलात हैं, 35-55 वाली भी उन्होंने बात की, वो भी ज़ेर गौर आई। तो उस पर एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ था कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब टेक ऑफ करेगी, और पाकिस्तान उस टाइम पे जिन हालात में पाकिस्तान जो मुश्किल हालात थे और जिन 2 मुश्किल हालात से 2-4 था पाकिस्तान, तो उस तमाम तर चीज़ों को देखते हुए इन प्रिंसिपल एग्री यही हुआ था। और मियाँ साहब के लिए भी बड़ी एस्टॉनिशिंग बात थी कि जब एक एग्रीमेंट हो चुका और इमरान खान साहब भी उस टाइम इस बात को मान चुके थे, तो फिर क्या हुआ, किस तरह जो है वो उन 3-4 कैरेक्टर्स ने मिल के डिसाइड किया कि इमरान खान साहब को जो है धरनों पे लगाना है, और फिर ताहिरुल कादरी साहब को भी धरनों पे लगाना है। और फिर जिस तरह चीनी सदर का विज़िट था और आपने देखा कि उसको डीरेल किया गया, सीपेक की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उस टाइम आना चाह रही थी, उस टाइम चीनी सदर का विज़िट कैंसिल हुआ। अब भी इनकी पार्टी इसी वतीरे को लेके बैठी हुई है, और जहाँ जहाँ देखें, अब ईरानी सदर का विज़िट हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी अभी रहलत हुई एक हादसे में, और MBS का विज़िट भी है। आपने देखा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी जो है वो दोबारा से आ रही है, वो फर्दर उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, और 2.0 सीपेक का जो एक आगे दूसरा के तीसरा मरला है उसमें वो जाना चाह रहे हैं। इसी तरह बाकी ममालिक भी हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो फॉरेन विजिट्स आ रहे हैं और विजिटर्स और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है। ये तो अकील यही साहब, क्रेडिबिलिटी अभी है आप लोगों हुकूमत ने की कि दोबारा हुकूमत के ये ऊपर फैसला एतमाद किया है, है इन तमाम फॉरेन बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टर्स को। और ये जो अब आपने दोबारा से फैसला कर रहे हैं, नून लीग ने कर भी लिया है कि मियाँ साहब अब दोबारा से सदारत संभाल रहे हैं, नया बयानिया या पुराने बयानिए में वो जोश नहीं रहा, या कोई नई हिकमत अमली के तहत पार्टी को रीइंफोर्स किया जाएगा? क्योंकि इलेक्शंस में हमने देखा कि डेंट तो पड़ा नून लीग को। देखें, बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डे वन से एक ही है। बयानिया पाकिस्तान की तरक्की का बयानिया है, बयानिया पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने का बयानिया है, बयानिया पाकिस्तान की आवाम के लिए सहूलतें पैदा करने का बयानिया है, बयानिया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेके आनी है, जो उनको बेहतर सहूलियात मैसर करनी है, जो इकॉनमी के अंदर बेहतरी लेके आनी है। बयानिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डे वन से यही है। यही बयानिया 2013 में भी था, यही बयानिया 2018 में भी था, और अभी भी यही बयानिया है। लेकिन वाज़ेह एक बात आपकी ज़रूर है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट कह लें, या जिस तरह की हम जो वोट्स जिस तरह पूरे इलेक्शन के बाद हम 2 तिहाई अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह नहीं आई। तो इसीलिए हम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि आवाम के साथ और बिलखुसूस नौजवानों के साथ जो एक कनेक्ट है और जो उनमें अपनी पजीराई है पार्टी पॉलिसी की, उसको किस तरह हम दोबारा उसमें इंग्रेस करें। और इसी तरह ही हमने देखा आपने कि हुकूमत पंजाब के सतह पे आपको लैपटॉप्स भी दोबारा नज़र आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी नज़र आ रही हैं, स्किल डेवलपमेंट्स की जो प्रोग्राम्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल IT ठीक है। सिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, उसके तो अलावा इतना कुछ दीगर जो नून लीग कर रही आपकी है सहूलियात हैं वकील वो भी साहब, नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल सही, इतना कुछ तो नून लीग कर रही है, तो सहाफियों से क्या मसला पैदा हो गया है कि हितक कानून बिल आप पेश कर रहे हैं, ऑपोजिशन की तरमीम भी आप खातिर में नहीं लेकर आए, विफाक में पैका है, पंजाब में हिकत इज्जत बिल है, तो
सियासी जमातों के साथ, जज अदलिया के साथ मुहाजराई के बाद क्या ये फैसला हुआ है कि सहाफियों के साथ भी कशीदगी पैदा हो जाए आपकी? नहीं, हम बिल्कुल सहाफ़ी नहायत काबिल एहतराम हैं और सहाफ़ी जो हैं वो एक बड़ा अहम जुज़ है पूरी इस सोसाइटी का और पूरे इस प्रोसेस का और पूरे इस सिस्टम का, तो उनके साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बात आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी कि जो बात आप जिस बारे में करना चाह रही हैं, डेफेमेशन बिल 2024 के ऊपर पंजाब हुकूमत ने वो इंट्रोड्यूस करवाया और वो कानून की तरफ उसको लेके गया और वो कानून प्रोमलगेट हुआ। उसमें देखिए जैक के साथ जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 रोज़ के ऊपर जो है वो मशावरत हुई, जिसमें एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी और स्पेशल कमेटी के जो तजावीज़ थी, जिसमें अपोजिशन के मेंबरान भी थे और अपोजिशन के मेंबरान 2 तो गैर हाजिर थे, 1 मेंबर थे, उन्होंने भी तजावीज़ दी। अब जहाँ पे आप बात कर रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद, मैं समझता हूँ कि स्पेशली यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर जिस किस्म की जो मादर पिदर आज़ाद एक पॉलिसी है, जो अगर वायलेंस या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए तो वो तो खुद रेगुलेट कर लेते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। अगर कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि किसी का खून निकल रहा है या किसी को एक ऐसी चोट आई है या डेड बॉडी है एंड सो फोर्थ, वो वहाँ तक तो वो रेगुलेट करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स खुद। लेकिन वो वायलेंस और ग्राफिक उसके ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन जहाँ पे आपके बारे में और ये मेरे बारे में कोई भी बंदा मुंह उठा के अपनी वीलॉग के ज़रिए, अपनी पोस्ट के ज़रिए या कोई अपने पैगाम या मैसेज के ज़रिए कोई इल्ज़ाम लगाता है और झूठा इल्ज़ाम लगाता है, फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, उसको कर्ब करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल आया है। और ये बिल इसलिए नहीं है कि किसी भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगाई कंट्रोल जाए। करने के लिए बिल बनाए ना सर, आप डिसइंफॉर्मेशन या फिर एआई के हवाले से जो मिसयूज हो रहा है, आप उसके लिए बिल बनाए ना। इस बिल से स्पेसिफिकली आप डिसइंफॉर्मेशन को देखें, कैसे ये बिल इनकम्पस टैकल करता है करेंगे? प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, नहीं देखें, ये बिल इनकम्पस करता है ये बिल इनकम्पस करता है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, तीनों चीज़ों को। और इसके ऊपर देखें, सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बन रहा है और इसमें कम से कम एक फ़ाइन का जो एक एम्बिट है उसको भी इंक्रीज़ करके 30 लाख रुपए तक किया गया। और अगर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कोई बात नहीं करता इस बिल के ऊपर। इस बिल के ऊपर कोई बात नहीं करता कि ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। उसके ऊपर उनको एक फैसिलिटेशन जो है, जो लीगल फैसिलिटेशन है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी तो काइंडली इस बिल के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसमें ये भी, इसका भी जिक्र किया जाए। लेकिन उसमें ये भी जिक्र किया जाए कि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो वीलॉगिंग के थ्रू या अपनी किसी ट्विटर पोस्ट के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई ऐसे ही इस्तेमाल करे वो इस तरह के मीडियम को, और वो किसी के खिलाफ कोई भी बात कर दे बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी बात को सब्सटैंशिएट किए हुए। बिल्कुल सही, लेकिन बादियुल नजर में ऑपोजिशन जमातें भी यही कह रही हैं और एक जनरल परसेप्शन भी ये जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीटीआई हैज अ मैसिव फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया और बहुत सारे वीलॉगर्स या बहुत सारे एंकर्स उन्हीं का अगर पैगाम प्रोपेगेट करते हैं तो ये उसको टैकल करने के लिए आपका बिल है, ना कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को टैकल करने। देखें, कई माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मैं समझता हूँ कि कई सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं और वो एक पर्टिकुलर पार्टी की लाइंस को टो करते हैं या एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जो कि सहाफ़त की किसी भी कायदे कानून में नहीं आता और मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कीबोर्ड वॉरियर्स, जो डिजिटल ट्रोलर्स बैठे हुए हैं आपके इन प्लेटफॉर्म्स पे, और उनका अनफॉर्चुनेटली एक ही पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, जो कि दीगर सियासी जमातों को या दीगर लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को भी वो करते हैं, बशमूल दूसरी दीगर सियासी जमातों के, और उसके साथ साथ हमारे इदारों को भी वो टारगेट करते हैं। ना सिर्फ ये सियासी जमातों का इशू है, लेकिन ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी इशू है। तो तमाम तर जो है वो अफेक्टेड लोग हैं और ये लोग वो कर रहे हैं क्योंकि कानून साजी ना होने की वजह से उनको इतनी खुली छूट मिली हुई थी। कम से कम वो किसी आइन कानून के ज़ुमरे में आएँ। और आपने देखा है कि बरतानिया में भी इस तरह की कोई अगर टीवी चैनल गलत खबर नशर करता है तो उसको डेफेमेशन का नोटिस मिलता है और डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं और फिर हैवी फाइन्स भी होते हैं। तो ये उसी के रिलेटेड है और उसी से ही जो है वहाँ इंस्पिरेशन भी ड्रॉ की गई है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साहब, मियाँ साहब इन सियासी हालात पे खामोश क्यों हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करें, लेकिन ये काम मियाँ साहब भी तो कर सकते हैं ना, वो क्यों खामोश हैं इन सियासी मामलात में? देखिए, मियाँ साहब बड़े वज़ादार इंसान हैं और मियाँ साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मियाँ साहब अगर 2013 में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब के पास बनी गाला चल के जा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी मामलात को समझते हैं। और डेफ़िनेटली अभी भी उनकी उस दिन की भी स्पीच आप उठा के देख लें तो उन्होंने आउटराइटली कोई ये बात नहीं की कि मैं कोई सियासी मज़ाकरात नहीं करूँगा या सियासी मज़ाकरात नहीं करने चाहिए। हम तो टाइम एंड अगेन कहते हैं कि सियासी मज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं। अगर आप कहते ठीक हैं है। कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कट करना है और अगर इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, तो आपको के लिए ज़्यादा मुफीद है कि आप आके सियासी जमातों से बात करें, सियासी मसाइल का हुँ। सियासी हल निकालें। हुँ। एक आखिरी सवाल, ये जजेस के साथ जो मामला है, आपको लगता है लंदन प्लान, अगर जिसका ज़िक्र अब तहरीक-ए-इंसाफ आपके लिए कर रही है, आप उनके लिए ज़िक्र कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? या जो इसके किरदार थे, उनके लिए आप कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? जी, बिल्कुल, हम तो डिमांड कर रहे हैं। देखें, दो वो जज साहब जो चीफ जस्टिस बनने के करीब थे, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? दूसरे जज साहब वो ऑब्वियसली निकाले गए, आपने भी देखा मज़ार-ए लकवी नकवी साहब, और उसके अलावा जनरल हुँ। जितने बाकी भी जितने कैरेक्टर्स अगर बात की जाए, तो ये तमाम तर खुद बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा कि हुँ। साकिब निसार साहब की भी ऑडियो आई, उनकी भी जिस तरह उन्होंने एक सियासी जमात की पुष्ट बनाई की, वो भी आपके सामने है। आसिफ सईद खोसा साहब का भी किरदार जो रहा, वो भी आपके सामने है। तो ये लोग खुद बेनकाब हुँ। हुए और हमने डेफ़िनेटली हम इसको परस्यू कर रहे हैं कि अगर कोई जज पार्टी बन के किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर को अगर वो निकालता है, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तरीके से निकाला गया, और इस पे डेफ़िनेटली हम हुकूमत सोच रहे हैं और इस पे कानून साज़ी भी हो रही है। और इसी तरह ठीक इनकी है। अपॉइंटमेंट्स के भी सिस्टम पे अगर बात की जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी की एक मीनिंगफुल इनपुट होनी चाहिए। और आज ही आपने देखा, बल्कि वो बिल भी आज नेशनल असम्बली में जो है वो जमा करा दिया गया है। हमारी पार्टी से गो के नहीं है, लेकिन गालिबन नूर आलम खान साहब ने वो जमा किया है कि दोहरी शहरियत, क्योंकि जिस लेंस से हमें देखा जाता है एज लॉ मेकर्स और हमारे पे 62-63 का इतलाक होता है, तो हम समझते हैं कि जजेस भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट लॉ मेकर्स होते हैं और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन तो वो करते ही हैं, कानून की तशरीह। तो डेफिनेटली उन पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में होने की वजह से एक बड़ी बिल्कुल ठीक है। जिम्मेदारी आयद होती है, और ज़िम्मेदारी बनती पाकिस्तान है। के बड़े एक बहुत सेंसिटिव शुक्रिया इंटरेस्ट हैं, आपका तो इसकी बैरिस्टर वजह अकील से साहब, बहुत किसी की ही दोहरी शोहरियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शुक्रिया सर आपका, बहुत ही एलिबरेटिव तरीके से बता रहे थे, लेकिन मियाँ साहब के लिए अब एक बड़ा चैलेंज है कि जहाँ पे सदारत सँभालने जा रहे हैं, वहीं पर सियासी मामलात पर उनकी जो खामोशी है, वो भी मायने ख़ेज़ है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।